हेलो हेलो डियर ऑल। कोमल एंड करण सिंह, हेलो हेलो डियर, वेरी गुड इवनिंग। तो लास्ट जो सेशन किया था, आशा करूंगा कि वो सेशन काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा हो आप लोगों के लिए। एक क्वेश्चन बता दो सर, टेलीग्राम पर पूछा था हमने, मैंने टेलीग्राम देखा नहीं। सुमित्रा, वेरी गुड आफ्टरनून। कौन सा क्वेश्चन है डियर कोमल? इसमें मैं देख नहीं पा रहा हूँ। इंडिविजुअल दिया था या फिर ग्रुप में भेजा था आपने? कोई दिक्कत नहीं करण, ट्राई करो भाई। सिलेबस आपके सामने, सिलेबस होना ही है। गुड इवनिंग प्रदीप कुमार। इसमें मैं देख नहीं पा रहा हूँ कोमल, कौन सा है? आप एक बार उसे वापस रिसेंड करो। अच्छा, मीडिया अलाउ नहीं है, ये मैंने जानबूझ करके भेजा है। आप मुझे इंडिविजुअल भेजो, आप मुझे इंडिविजुअल भेजो, ग्रुप में मत भेजो। क्योंकि ग्रुप में मीडिया भेजने का क्या होता है कि कुछ लोग फायदा उठाते हैं, वो किसी दूसरे तीसरे एकेडमी की प्रमोशन कर रहे होते हैं, इसलिए मैंने वो डिसेबल कर रखा है। आप भेज दो, इंडिविजुअली भेज दो। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो टॉपिक होगा आज का सर, क्लास मॉर्निंग में 9 से 8 बजे तक, क्लास मॉर्निंग में 9 से 8 बजे तक लगेगा। समझा नहीं? मॉर्निंग में 9 से 8 बजे तक मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं सुबह मॉर्निंग 9 से लेकर के रात के 8 बजे तक? भाई क्लास तो चलती रहेगी दोस्त, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से देखते रहें। क्लास तो चलती रहेगी, सिलेबस तो कराना ही है। और गवर्नमेंट तो कह रही है कि हम भाई एग्जाम लेंगे। हालांकि ग्रुप डी है तो डेफिनेटली उसके लिए हमारे पास समय है। वेरी गुड आफ्टरनून डियर अशोक। तो टॉपिक चुनाव आयोग का, नाम से पता चल रहा है कि एक ऐसा आयोग है जिसका काम है चुनाव कराना। अब यह बात ध्यान रख लेना, ये जो आयोग होगा वो पूरी तरह से स्वतंत्र आयोग है। मतलब सर, मतलब ये कि जो ये डिसीजन लेंगे, ये डिसीजन इनके खुद के अपने होंगे, इन पे बाकायदा भारत का प्रधानमंत्री भी दबाव नहीं बना सकता। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र होती है उसी तरीके से चुनाव आयोग भी स्वतंत्र है। इसको जब लगे कि भाई चुनाव आयोग के जारी चुनाव आयोग के द्वारा जारी की गई कोई घोषणा जिसको फॉलो नहीं किया जा रहा किसी व्यक्ति के द्वारा, उसको बकायदा पनिशमेंट देनी हो तो ये पनिशमेंट भी दे सकते हैं। आप समझिएगा कि इतनी पावरफुल है। तो चुनाव आयोग इंडिपेंडेंट जानबूझ करके किया गया ताकि इस देश में जो चुनाव हो वो बिल्कुल फ्री हो सके, फेयर हो सके, फेयर तरीके से हो सके। कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 324 से 29 में चुनाव आयोग के बारे में बात की गई है। और क्योंकि चुनाव करवाना है तो कितने लोगों का चुनाव कराना है? सर, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कराना है, इसका काम है।
भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना इसका काम है, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा का इलेक्शन कराना इसका काम है। अब आप कहोगे सर जो बच गए क्या? अब आप कहोगे सर ये जो पंचायत के जो चुनाव होते हैं ये बच गए, और ये जो नगर निगम के चुनाव होते हैं ये बच गए, नगर पालिका वगैरह, इनके चुनाव में भाग कौन लेगा? आपने वो तो बताया नहीं। तो इनके चुनाव में आप कहना कि चुनाव आयोग के अंडर में काम करते हैं राज्य चुनाव आयोग, तो फिर राज्य चुनाव आयोग भाग लेगी। अब सर क्योंकि चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। अगर आपको पता हो, याद कीजिए 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लागू हुआ। 26 नवंबर 1949 को चुनाव आयोग लागू कर दिया गया था। चुनाव आयोग के जो प्रावधान हैं वो 26 नवंबर को ही लागू हो गए थे। नागरिकता के प्रावधान उसी दिन लागू हो गए थे। कुछ 15 अदर अनुच्छेद थे जो 26 नवंबर को ही लागू हुए थे। तो इसका मतलब चुनाव आयोग के प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू नहीं हो रहे, ये लागू 26 नवंबर 1949 को ही हो रहे। तो देखिए चुनाव आयोग को उसी दिन लागू कर दिया गया, चुनाव के प्रावधान उसी दिन लागू कर दिए गए। क्यों? क्योंकि उस समय जो गवर्नमेंट थी, जो संविधान सभा थी जिसका काम था संविधान बनाना, वो संविधान तो बना दिया उसने। 26 जनवरी को तो संविधान बन के तैयार हो गया, देश को दे दिया। अब तुम्हारा क्या काम है? तो अब आप कहोगे सर ये लोग अब देश चलाएंगे ना, क्योंकि नई सरकार तो अभी आपने चुनी नहीं। वो तब तक नहीं चुनी जाएगी जब तक चुनाव आयोग ये घोषणा ना कर दे कि इस देश में अब चुनाव पॉसिबल है, और वो तब तक नहीं हो पाएगा जब तक चुनाव आयोग डाटा ना तैयार कर ले। तो डाटा तैयार करने के लिए समय लगेगा। तो चुनाव आयोग यानी सुकुमार सेन को नेहरू जी ने बोल दिया साहब आप डाटा तैयार कीजिए, तो सुकुमार सेन डाटा तैयार करने लग गए। और जो संविधान सभा थी हमारी, वही संसद बन गई अंतरिम। अंतरिम संसद का मतलब होता है, जूम कर दूं, दिखता नहीं है? दिखता नहीं है? क्या बात कर रहा मेरे भाई? यार तू तो पहला ऐसा व्यक्ति है जो ये कह रहा है कि दिख नहीं रहा। ऐसा नहीं हो सकता दोस्त, दिख क्यों नहीं रहा? यार ये तो तूने दिल तोड़ने वाली बात कह दी दोस्त। अभी देख लेते हैं दिखता क्यों नहीं है। यार बड़ा क्लियर दिख रहा भाई, बहुत ही क्लियर दिख रहा है। एक काम कर, पिक्सल बढ़ा ले वीडियो की। एक मिनट, मैं ना एक बार इसके पिक्सल को ठीक कराने की कोशिश करता हूँ। क्या पिक्सल में दिक्कत है? अगर आप बहुत कम पिक्सल में देख रहे हैं तो हो सकता है समस्या हो। एक मिनट दीजिएगा मुझे। ठीक है दोस्त, सब कुछ ठीक है, बस पिक्सल बढ़ा लो। कहाँ से बढ़ेगा भाई? तुम वीडियो को वापस लेके जाओ। जब वीडियो स्टार्ट होती है तो वो पिक्सल पूछता है, कितने पिक्सल में देखना? 144, 240, 360, 480, 720। तो 720 पिक्सल के अंदर क्लिक करो। क्लिक करोगे तो सब कुछ नीट एंड क्लीन दिखेगा। कम पिक्सल का मतलब है होता है कि वो ब्लरनेस दिखेगी। आप थोड़ा पिक्सल बढ़ाओ इसको। चलो 480 में तो कम से कम कर ही लो। अगर आपको लगेगा कि सर डाटा हमारा लिमिटेड है तो 480 में तो कम से कम कर ही लो। खैर बढ़ो आगे। तो सुकुमार सेन उधर से अपना डाटा बनाएंगे सर, और इधर जो संविधान सभा थी वो अंतरिम संसद हो जाएगी। अंतरिम संसद मतलब ऐसी संसद जिसको जनता ने तो नहीं चुना, लेकिन देश को तो बढ़ाना है ना आगे, देश को तो संभालना है ना। तो जब तक नई सरकार नहीं आती तब तक यही संसद जो रहेगी अंतरिम रहेगी। खत्म कहानी। उधर से क्या होगा? डाटा तैयार होगा।
कोई दिक्कत नहीं है। तो उधर से क्या होगा, डाटा तैयार हो, सब्जेक्ट बेस्ड सिलेबस नहीं मिल रहा। अंजू रानी जी एक काम करो, आपने एक बार मैनेजमेंट को फोन करो, आप वहां नंबर होंगे ना, तो मैनेजमेंट को फोन करो, ये आपका डाउट वो क्लियर करेंगे डियर। माफी चाहूंगा बट मैं नहीं क्लियर कर पाऊंगा और हमारा थोड़ा समय जाया हो जाएगा। आप उनको फोन करो, वो आपको क्लियर करेंगे सारी चीजें। चलो, तो इधर से डाटा बनाया सुकुमार सेन ने। सुकुमार सेन कौन, भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त, ठीक है, बढ़िया आगे। तो डाटा तैयार हो गया, डाटा तैयार होते उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया कि भाई अब हम तैयार हैं चुनाव कराने के लिए। तो इस देश में चुनाव हुआ जिसको हम कहते हैं प्रथम आम चुनाव। अब बढ़िया आगे, सर चुनाव के भी प्रकार हो सकते हैं क्या, बिल्कुल होते हैं भाई, चुनाव के प्रकार होते हैं 3। पहला जो प्रकार होता है उसे कहते हैं आप लोग आम चुनाव। मतलब ये कि अगर सरकार 5 साल पूरे कर गई और फिर जो चुनाव होगा वो आम चुनाव कहलाएगा। हमेशा ध्यान रख लेना, सरकार का कार्यकाल जो था वो पूरा हो गया, फिर चुनाव हुआ, वो 5 साल है। और क्योंकि ये पहली बार हो रहे हैं इसलिए आम चुनाव है, समझिएगा। 2024 यानी अगले साल लोकसभा का चुनाव होगा, आपका आंसर मिलेगा यस सर, तो बेटा वो आम चुनाव है लोकसभा का। क्या हरियाणा में भी अगले साल ही चुनाव होंगे, हाँ सर, तो बेटा वो भी चुनाव है, किसका, लोकसभा का, सॉरी विधानसभा का। और ये चुनाव होंगे आम चुनाव। अगर सरकार 5 साल से पहले गिर गई, मान के चलो आज ही सरकार चली गई और फिर चुनाव हुए, वो मध्यावधि चुनाव कहलाएंगे। ये दूसरा टाइप है चुनाव का। लेकिन सर क्या होता है कि जब सीट भरी जाती है, अब जैसे कि हरियाणा की सरकार में 90 सीट है विधानसभा की, अब कोई सीट खाली हो गई, किसी की मृत्यु हो गई, किसी को निकाल दिया गया, किसी ने खुद ही इस्तीफा दे दिया, तो वो तो सीट खाली होगी। जब उस सीट को भरने के लिए चुनाव हो, पूरा चुनाव ना होकर के जो खाली सीट है सिर्फ उसे भरने के लिए चुनाव हो, उसको ही हम कहेंगे बाई इलेक्शन। तो 3 टाइप के इलेक्शन के प्रकार हैं। यहां पर बात चल रही है कि पहला आम चुनाव कब हुआ था। सर सीन क्या होता है, भारत ने ना ग्रेगोरियन कैलेंडर का इस्तेमाल किया हुआ है। ग्रेगोरियन कैलेंडर मतलब सर जिसमें 2 साल को इकट्ठा लिखा जाता है। बेसिकली कैलेंडर का कंसेप्ट इंग्लैंड से आया हुआ, लंदन से, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर को फॉलो करते थे, भारत ने भी वही कैलेंडर को फॉलो किया है। क्योंकि जो भारत का अपना खुद का कैलेंडर अगर वो फॉलो करोगे ना, तो 14 जनवरी को भारत का नववर्ष स्टार्ट होता है ना, हिंदुओं का नववर्ष। लेकिन पूरी दुनिया के हिसाब से 1 जनवरी स्टार्ट हो जाता है। तो हमने ग्रेगोरियन कैलेंडर को फॉलो किया है, तो 1 जनवरी वाला कंसेप्ट से हम लोग चलते हैं। उसके हिसाब से अक्टूबर 1951 में स्टार्ट हुआ था चुनाव, और फरवरी 1952 में जो है चुनाव खत्म हो गए। तो यानी 51 और 52, तो 2 साल को मर्ज कर दो। तो 1950, 51, 51, 52, 52, 53, 53, 54। तो बताइए प्रथम आम चुनाव कब हुए। अरे सर बड़ा आसान है, 51, 52। लेकिन वहीं पे अगर आपको सिंगल ईयर के हिसाब से सवाल पूछ ले तो 50, 51, 52 या 53, आप बताओ क्या आंसर दोगे। तो सर हम फिर ग्रेगोरियन कैलेंडर में क्या होता है, जो आखिरी होता है उसको काउंट करते हैं, और आखिरी क्या है 52। तो इसका मतलब है कि 52 में चुनाव हुए थे। अंडरस्टूड यहां तक की कहानी, बढ़िया आगे। सर आप समझिए, ये जो चुनाव आयोग है ना, ये बहुत तगड़ी चीज है। ये आप तस्वीर में देख रहे हैं किला है ये एक, ठीक है। पहले राजा महाराजाओं के पास ऐसे ही किले हुआ करते थे ना, तो किले के 4 साइड हुआ करते थे, और चारों साइड पे ना सैनिक बैठा हुआ करते थे, सैनिक बैठते थे, तीरंदाज हुआ करते थे, कि अगर किसी तरफ से भी हमला हो जाए तो हम बहुत जल्दी ही लोगों को बता सके कि भाई हमला हो गया फलाने साइड से, ताकि सेना तैयार रहे और उस तरह से लड़े, है ना। तो इनको हम लोग कहते हैं किले के बुलवार्क, प्राचीर। और बीच में रहते थे सैनिक, सेना, राजा, जनता। अब सर आप ये समझ लीजिए कि ये 4, मतलब ये किला है, ये किला है भारत का, भारत के संविधान का। और इस भारत के संविधान को प्रोटेक्ट कर रहे हैं 4 लोग। एक है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, याद कीजिए मैंने आपको ये टॉपिक बताया था, महालेखा नियंत्रक परीक्षक। एक है सर्वोच्च न्यायालय, ये हम पढ़ चुके हैं। एक है इलेक्शन कमीशन जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, और एक है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी लोक सेवा आयोग, जो भारत में एक क्लास ऑफिसर का अपॉइंटमेंट कराता है, एक क्लास ऑफिसर के एग्जाम कराता है। ये चारों जो हैं भारत के संविधान को प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं। ये जो चारों जो हैं, इन्हीं की वजह से भारत का संविधान कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया काम कर रहा है, बहुत इफेक्टिव काम कर रहा है। तो अगर सवाल यह आ जाए कि बताइए इनमें से कौन बलवार्क या भारत के संविधान का बुलवार्क नहीं है, इसे इंग्लिश में कहते हैं बुलवार्क, तो इन चारों के अलावा जो आ जाएगा वो बुलवार्क नहीं है। अंडरस्टूड। तो इलेक्शन कमीशन इज ए बुलवार्क।
बढ़ो आगे सर। 1950 में जो इलेक्शन कमीशन बनाया गया था, इसमें एक इसका हेड बनाया गया था जिसे कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त। तो होता क्या है कि 1989 तक मुख्य चुनाव आयुक्त एक ही हुआ करता था, फिर 1989 में हमने इसमें 2 जोड़ करके 3 कर दिए। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि सर 1988-89 में हम देखेंगे चुनाव बड़े जबरदस्त हुए, बड़े धड़ाधड़ हुए, जल्दी जल्दी चुनाव हो रहा है। तो जल्दी चुनाव होगा तो चुनाव आयोग पे तो प्रेशर आएगा ना, तो उस प्रेशर को कम करने के लिए चुनाव आयोग क्या करेगा, मेंबर को बढ़ाएगा, और मेंबर को बढ़ाने का काम तो संसद का है। तो फिर संसद ने चुनाव आयुक्त के साथ 2 अन्य आयुक्त जोड़ दिए, तो इसको हम कहेंगे ये मुख्य चुनाव आयुक्त हो गया, ये 2 चुनाव आयुक्त हो गए। लेकिन क्या होता है कि सर अगले ही साल 1990 में वापिस जो 2 जोड़े थे वो हटा दिए, अब सिर्फ एक चुनाव आयुक्त रह गया, मुख्य चुनाव आयुक्त। लेकिन सर फिर चुनाव बार बार हुए 1991-92 में, तो ऐसे में फिर से हमने 2 जोड़ करके 3 कर दिया। तो 1992 से आज तक 2023 में हम आगे हैं, अब लगातार 3 ही मेंबर काम कर रहे हैं, ना तो इसमें अभी तक कम हुआ है ना इसमें बढ़ाया गया। कहानी समझ में आ गई? आगे सर अब बढ़ो आगे। तो यानी अब हमारे पास 3 मेंबर, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, 2 इलेक्शन कमिश्नर है। इनमें से कोई भी हो, तीनों की ही नियुक्ति जो होगी वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होगी, भारत का राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति देगा। सवाल यह है कि सर ऐसा क्या किया जाए कि वो चुनाव आयोग बन सकता है? इसके लिए संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में कम से कम उसने 10 साल की सेवा कर रखी हो। अगर उसने कम से कम 10 साल की सेवा पूरी कर ली तो उस व्यक्ति को हम लोग इलेक्शन कमिश्नर बना सकते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना सकते हैं। बस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में 10 साल की सेवा दे रखी हो। अब आप कहोगे सर यूपीएससी में सेवा मतलब बेटा जो आप आईएएस बनते हो, आईपीएस बनते हो, आईएफएस बनते हो, वो किस सर्विस से बनते हो? वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से बनते हो। पब्लिक सर्विस कमीशन का मतलब ही होता है ए क्लास ऑफिसर। तो पब्लिक सर्विस कमीशन से 10 साल की सेवा, वो भी केंद्र की यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात हो रही है, तो वहां अगर 10 साल की सेवा दे रखी हो, चाहे आप आईएएस हो चाहे आईपीएस हो, तो आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में या इलेक्शन कमिश्नर के रूप में नियुक्ति मिल सकती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। मिल गई साहब, आ गए, काम करेंगे। क्या काम करेंगे? जो चुनाव आयोग के काम होते हैं। लेकिन अगर आपके पद की रिक्ति करनी हो, अगर आपके पद को खाली करना हो तो कैसे होगा? पहली कंडीशन तो यह है कि सर 6 वर्ष या 65 वर्ष में से जो पहले हो जाए सेवानिवृत्ति हो जाएगी, रिटायरमेंट हो जाएगी। मतलब 6 वर्ष की तो कुल सेवा होनी चाहिए या फिर 65 वर्ष की आपकी उम्र होनी चाहिए। इनमें से जो पहले हो जाएगा रिटायरमेंट हो जाएगी। थोड़ा डिटेल में समझाता हूं। ये व्यक्ति जो है, ये इलेक्शन कमिश्नर है, इसकी उम्र 58 वर्ष है बेटा, दूसरे की उम्र 62 वर्ष है। तो 58 और 62, 3 साल दोनों ने काम किया। ये देखो 3 साल इसने भी काम किया, 3 साल इसने भी काम किया। 58 प्लस 3 जोड़ दोगे तो 61 हो गया, 62 प्लस 3 जोड़ दोगे तो 65 हो गया। अब देखो उम्र 65 होगी, पहले उम्र होगी 65, यस। सेवा 6 साल की होगी क्या? नहीं सर, सेवा तो 3 साल की थी, लेकिन 65 की उम्र होगी इसलिए ये रिटायर कर गया। और जो 61 वाला था वो आगे फिर 3 साल काम करेगा। देखिए उम्र कितनी हुई, 64, 65 तो नहीं हुई, लेकिन बेटा 3 साल 3 साल 6 साल की सेवा कर गया। तो इनमें से जो भी पहले हो जाए सेवानिवृत्ति हो जाएगी। चलो अगली कंडीशन, इस्तीफा दे दे। किसने नियुक्ति दी है? राष्ट्रपति ने, तो इस्तीफा भी उन्हीं को जाएगा। तीसरी कंडीशन, मृत्यु हो जाए सर, जो कि नेचुरल है सबके साथ ही। और चौथा, हटाना। सुप्रीम कोर्ट के जज को आप जैसे हटा रहे थे वैसे ही आप इनको हटाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की जो कंडीशन है वैसे ही इलेक्शन कमिश्नर के मेंबर को हटाने की कंडीशन है। मतलब एक तरीके से सर इनके ऊपर भी महाभियोग प्रक्रिया जैसा ही कुछ चलेगा। आप ये बात ध्यान रख लेना कि आप ये मत बोलिएगा कि सर महाभियोग लगेगा। आप ये कहेंगे कि सर जैसे प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को हम महाभियोग जैसा मान लेते हैं। संविधान में महाभियोग लिखा नहीं गया है। बढ़िएगा आगे। अब बात करते हैं चुनाव की। अब समझ लीजिए इस देश में हो रहे हैं बेटा चुनाव। अब हमने देखा राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव। अब ये तीनों ही चुनाव इनडायरेक्ट होते हैं, अप्रत्यक्ष होते हैं, जिसमें जनता भाग नहीं लेती, इसलिए उस पर तो बात नहीं करेंगे। जिसमें जनता भाग लेती है वो या तो लोकसभा का चुनाव होता है या विधानसभा का चुनाव होता है। अब मान के चलते हैं कि इन्हीं में से कोई एक चुनाव हो रहा है,
ताकि हम थोड़ा सा कंसेप्ट अच्छे तरीके से सीख लें। अब अगर कोई भी व्यक्ति लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता, अब देखिए मान के चलिए कि 28 फरवरी के दिन चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी कि 28 फरवरी का दिन लास्ट दिन है और इस दिन जो है आप अपना नाम लिखवा लें। इस दिन आप अपना नाम लिखवा लें, इस दिन तक आप अपना नाम लिखवा लें जो जो चुनाव में भाग लेना चाहता है। तो ये व्यक्ति जो है चुनाव में भाग लेने आया, लोकसभा के लिए आया तो 25,000 रुपए से जमानत राशि के रूप में जमा करानी पड़ेगी, और विधानसभा का आया तो 10,000 रुपए से जमानत राशि के रूप में जमा करानी पड़ेगी। और अगर आप किसी कैटेगरी में आ गए, SC ST में आ गए हो, तो आपको फिर ये राशि हाफ हो जाएगी, 25 का 12.5 और 10 का 5,000 रुपये आपको जमा करानी पड़ेगी जमानत राशि के रूप में। करा दी जमा। फिर आप इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आप आते हैं, जिस भी क्षेत्र से आप आते हैं जहां चुनाव होने वाले हैं, वहां एक ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है जिसको कहते हैं रिटर्निंग अधिकारी। एक IAS ऑफिसर होता है। रिटर्निंग अधिकारी का काम होता है कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, उस चुनाव क्षेत्र में चुनाव करवाना बिल्कुल फेयर तरीके से, किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, कोई बूथ कैप्चरिंग ना हो, कहीं मिसक्रेपेंसीज ना हो, कोई गुंडागर्दी ना हो, ये चीज का ध्यान रखा जाएगा। ISC इंश्योर करेगा, तो उसी को रिटर्निंग ऑफिसर बना दिया गया। और इसी को बोला गया कि भाई जिसको भी अपनी नॉमिनेशन फाइल करानी है 28 फरवरी तक आते आते इस व्यक्ति के सामने अपने फाइल करा दो। तो ये व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए आया तो ये एफिडेविट्स पहले जमा करवाएगा इस रिटर्निंग ऑफिसर के सामने। एफिडेविट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, बट जो अपने काम की होती है वो दो होती है। पहला कि इसकी संपत्ति कितनी है, इसके दादा परदादा, इसकी खुद की, इसकी फैमिली की, सबकी सैलरी इसको पता नहीं होती। दूसरा जो हमारे काम के है कि क्या इस पे किसी भी तरह का कोई अपराध चल रहा है, केस चल रहा है, उसके लिए कोई सजा हुई है। अपराध है तो किस तरह का, सिविल का है या फिर क्रिमिनल का है। विक्रम कुमार मैं बोल नहीं सकता भाई जनरल का क्या दोष है, जनरल का पैदा होना ही दोष है भाई आज के टाइम पे, बट उस पर टीका टिप्पणी नहीं करेंगे हम लोग। ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा है भारत में। और मैंने सुप्रीम कोर्ट के, याद कीजिए आर्टिकल, अगर आप पढ़ रहे थे तो आर्टिकल 16 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आरक्षण सही है या गलत। अगर आपने वो नहीं पढ़ा तो जाके पढ़िएगा, है ना। तो ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा हो जाता है, इस पे हम पूरी तरीके से बात नहीं रख सकते। या मेरी सोच यही है कि रिजर्वेशन कुछ हद तक ठीक है, लेकिन बहुत हद तक ठीक नहीं है। मतलब उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन, देखो रिजर्वेशन इज नॉट बैड बट इम्प्लीमेंटेशन इज बैड। जो वो चल रहा है, जो अधिरोपित है, उसमें खामियां हैं। बट चलो ये हमारा टॉपिक नहीं है, इसलिए ज़्यादा डिटेल में इस पर नहीं जाएंगे, पहले ही मैं इस पर चर्चा कर चुका हूँ। तो सर इसको क्या बोलना है कि कोई केस है तो कैसा केस है, सिविल केस है या क्रिमिनल केस है, जो भी केस हो आपको बताना है। तो ऐसा क्यों सर? बेटा एक बात बताओ, क्या जो वो वोट देने वाला, क्या उसको नहीं पता होना चाहिए कि जो आगे खड़ा है उसके ऊपर किस तरह के अपराध हैं, संगीन अपराध हैं या नहीं है, कैसे जो भी है, मतलब उसको पता होना चाहिए ना इसका सिस्टम का। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि जो भी चुनाव लड़े उसको एफिडेविट में ये सारी चीजें देनी पड़ेंगी, ताकि आप और मैं फिर हम ये देख सकें कि कौन व्यक्ति यहाँ ढंग का है, कौन सा ढंग का नहीं है। एक बात बताओ, इसको हमने पिछली बार चुना, इसने उस समय अपनी संपत्ति बताई थी 5 करोड़। ये 5 साल के बाद दोबारा चुनाव लड़ने आया, अब ये कहता है मेरी संपत्ति 50 करोड़ है। तो भाई ये 10 गुना संपत्ति इन 5 सालों में कैसे बढ़ गई, जबकि तेरी सैलरी तो 1 लाख भी नहीं है। अगर इधर उधर के भत्ते बुत्ते भी जोड़ लो तो 1.5 लाख 2 लाख, ज्यादा से ज्यादा साल के 25 लाख, और 5 साल के 1.25 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ ले लो, उसमें खर्चे हो गए आपके, मान के चलो 1.5 करोड़, 50 लाख ही बचने चाहिए। लेकिन तुम्हारे तो भैया ये 50 करोड़ हो गए, तो 45 करोड़ रुपए तुमने कैसे बना लिया? तो इसका मतलब करप्शन किया है, इसका मतलब ये बंदा सही नहीं है। तो इसीलिए ये संपत्ति की घोषणा इसे करनी पड़ती है। अब एफिडेविट आ गया, आ गया। अब बेटा जब ये नाम लिखवाने आएगा रिटर्निंग अधिकारी के सामने, ये 2 तरीके से आएगा नाम लिखवाने। या तो इसको किसी ने टिकट दे दी, टिकट देने का मतलब क्या है? पार्टी टिकट बेटा, और पार्टी टिकट का मतलब हो तो होता है कि उसके पास अपने चुनाव चिन्ह होते हैं। और अगर किसी पार्टी ने टिकट ना दी तो चुनाव नहीं लड़ सकता? लड़ सकता है सर, तब वो चुनाव लड़ेगा स्वतंत्र। लेकिन स्वतंत्र चुनाव लड़ने की खामियां होती है ना भाई। कैसे सर? बेटा स्वतंत्र चुनाव में सब कुछ तेरे को खुद करना पड़ेगा, चुनाव चिन्ह तेरे को खुद लेना पड़ेगा,
उसके बाद चुनाव प्रचार में भी तेरे को खुद जाना पड़ेगा, तेरे पास कितने लोग होंगे। लेकिन अगर पार्टी की टिकट मिल गई तो पार्टी के जो लोग होते हैं हो सकता है वो आपके चुनाव प्रचार में आए, हो सकता है कुछ पैसा वो खर्च करे, मजे वाली चीज है। तो इसलिए पार्टी की टिकट मिल जाए तो बहुत मजे वाली। अब पार्टी कितनी होती है बेटा, पार्टी होती है सर दो। एक पार्टी होती है राज्य पार्टी, एक पार्टी होती है राष्ट्रीय पार्टी। राज्य पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी के बीच में क्या डिफरेंस है? पहला तो राज्य का मतलब सर वो उस राज्य तक ही सीमित रह जाएगी, राष्ट्र का मतलब पूरे देश में। राज्य पार्टी होने से क्या होता है सर कि जब इलेक्शन कंपेन होता है इसमें कुछ कंपेनर्स होते हैं, मतलब जो चुनाव के लिए ऐसे करते हैं भाई दे दो वोट, दे दो वोट, दे दो वोट, तो स्टार कंपेनर बोला जाता है। तो स्टार कंपेनर क्या होता है कि राज्य पार्टी के पास कम होते हैं, लाइक 3 होते हैं, और राष्ट्रीय पार्टी के पास इलेक्शन कंपेनर बढ़ जाते हैं, 5 हो जाते हैं। अब जैसे कि 2024 में हरियाणा में चुनाव होगा, अब ये बताओ कि क्या सारी बीजेपी उठ करके आ जाएगी हरियाणा के अंदर कि भाई बीजेपी को वोट दो? सोच के देखो, नहीं सर। क्योंकि नेशनल पार्टी होने का मतलब ये है कि आपके पास कंपेनर लिमिट हो, मान के चलो 5 कंपेनर है, 5 कंपेनर ही आएंगे, छठा कंपेनर नहीं आ सकता। अब ये मत सोचना है कि सारी बीजेपी उठ करके आ जाएगी, ऐसे तो सर फिर हर जगह हल्ला बोलो हो जाएगा, एक तरफा माहौल कर दोगे। यही वजह है कि कंपेनर्स का डिफरेंस हो जाता है। दूसरा, इनको जो फंडिंग मिलती है उसमें डिफरेंस आ जाता है। राष्ट्रीय पार्टी को फंडिंग बेटा ज्यादा मिलती है, जबकि राज्य पार्टी को फंडिंग थोड़ी कम मिलती है ना। सर कोई भी पार्टी, राज्य पार्टी कब बनती है? बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। वोटरों की कुल कितनी संख्या है, ठीक है भाई, समझना है आपको कि चुनाव हो रहे हैं कौन से, विधानसभा। और ये ध्यान रखना, ये चुनाव आम चुनाव ही होना चाहिए, ना तो मध्यावधि ना उपचुनाव। कोई चुनाव हो रहा है आम चुनाव, आम चुनाव किसका? विधानसभा का। आम चुनाव विधानसभा का, आम चुनाव या फिर लोकसभा का। अगर आम चुनाव विधानसभा का तो कुल जो वोट पड़ेंगे उस वोट का 6% वो ले ले, जितने भी वोट पड़ेंगे उस वोट का वो 6% ले ले, और साथ में बेटा 2 सीट ले ले विधानसभा की, वो बन जाएगी पार्टी राज्य। तो हरियाणा के अंदर जो जेजेपी पार्टी है वो इसी तरीके से बनी है, टोटल वोट का 6% ले लिया उसने, और साथ साथ उसने 2 सीट नहीं सर 10 सीट ले ली थी उसने, तो बन गई वो तो राज्य पार्टी। प्लस, अच्छा प्लस नहीं, प्लस 2 सीट लेनी है। ये कंडीशन पूरी नहीं कर पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, अगर लोकसभा का चुनाव है, कुल वोटों की जो संख्या होगी उसका 6% ले लो, और साथ में लोकसभा की 1 सीट ले लो, तो भी बन जाओगे राज्य पार्टी। ये कंडीशन पूरी नहीं कर रहे, कोई दिक्कत नहीं, तीसरी कंडीशन पूरी कर दो। विधानसभा के चुनाव में जो टोटल वोट्स पढ़ेंगे उसका 3% ले लो। देखो टोटल वोट का आप 6% लेने की जरूरत नहीं है, आप टोटल वोट का सिर्फ 3% ले लो, और साथ साथ में विधानसभा की 3 सीट लेनी पड़ेगी। यहाँ 6% के साथ 2 सीट है, यहाँ 3% के साथ 3 सीट विधानसभा की लेनी पड़ेगी, तो नेशनल पार्टी हो जाओगे भाई आप। तो ये नेशनल पार्टी की सॉरी राज्य पार्टी हो जाओगे, ये राज्य पार्टी की कंडीशन है। अगर आप राज्य पार्टी हो गए तो आप राष्ट्रीय पार्टी भी हो सकते हो। आप समझिए कि किन्हीं 4 राज्यों में अगर आप राज्य पार्टी के रूप में रजिस्टर्ड हो, देखो तीसरे पॉइंट पे यहाँ पे फोकस करो, किन्हीं 4 राज्यों में अगर राज्य पार्टी के रूप में अगर आपको मान्यता मिल गई, तो यहां तो एक राज्य के अंदर राज्य पार्टी होनी है। अगर ऐसी कोई पार्टी 4 राज्यों में राज्य पार्टी है तो वो नेशनल हो जाएगी बेटा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन सर, टोटल वोट का 6% ले लो, ठीक है भाई। भारत में आप क्या करना है, लोकसभा का चुनाव हो रहा है, विधानसभा का चुनाव हो रहा है, मान के चलो विधानसभा का चुनाव हो रहा है, टोटल वोट का 6% ले लिया, लेकिन 4 सीट ले लो बेटा जी आप लोग विधानसभा के, सॉरी लोकसभा के। टोटल वोट का 6% लेना विधानसभा के चुनाव में, और लोकसभा के 4 सीट आपके पास होनी चाहिए, तो आप बन जाओगे नेशनल पार्टी। या फिर किन्हीं 4 राज्यों में पड़े गए टोटल वोट का 2% सीट ले लो आप लोग लोकसभा की, किन्हीं 4 राज्यों में लोकसभा की जितनी भी सीट है उसका 2% ले लो, तो 545 का 2% 11 हुआ, तो किन्हीं 4 राज्यों से आपको कम से कम 11 सदस्य लोकसभा के आ जाने चाहिए, तो आप नेशनल पार्टी बन जाएंगे। तो ये कंडीशन है नेशनल और राष्ट्र पार्टी बनने की। भारत में आज के टाइम पे जो नेशनल पार्टी है बेटा वो 9 है। इंडियन नेशनल कांग्रेस सबसे पहले, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, नेशनल पीपल्स पार्टी, आम आदमी पार्टी। ये आम आदमी पार्टी अभी गुजरात चुनाव में ही नेशनल हुई है। नेशनल पीपल्स पार्टी
किन्हीं 4 राज्यों में अगर राज्य पार्टी हो तो नेशनल हो जाओगे। तो नेशनल पीपल्स पार्टी जो नॉर्थ ईस्ट है हमारा भारत का, नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये किन्हीं 4 राज्यों में राज्य पार्टी के रूप में रजिस्टर्ड होगी थी, तो इसलिए इसको नेशनल पार्टी का दर्जा मिल गया। और बाकी मोस्ट प्रोबेबली आप जानते हो। एक काम करना है बस आपको, इनके जो इलेक्शन सिंबल्स होते हैं, इनके जो चुनाव चिन्ह होते हैं, बस वो एक बार देख लेना, ताकि कल को अगर पूछ लिया जाए तो बहुत आसानी हो पहचानने में कि किसका इलेक्शन सिंबल है। बढ़ते हैं आगे बेटा। एक बात बताओ, 1951-52 में जो चुनाव हुए थे, उस चुनाव में किस उम्र के व्यक्ति ने भाग लिया था? 21 साल के व्यक्ति ने भाग लिया था, मतलब जिसकी उम्र 21 साल थी उसने भाग लिया था। लेकिन आज के टाइम पे तो एडल्ट एज 18 है, तो यानी 21 से 18 कब हुआ कम? ये 3 साल कम किया था हमने 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 में। तो एडल्ट एज पहले चुनाव में एडल्ट एज 21 थी, आज एडल्ट एज 18 है। तो ये 3 साल कब किए हुए, कब हुए? 1988 में 61वें संविधान संशोधन के तहत से। और अगला चुनाव कब हुआ? 1989 में। तो इसका मतलब 1989 के चुनाव में उन लोगों ने भाग लिया जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर थी और जिन्होंने अपने आप को वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड करा लिया था, है कि नहीं? तो 1989 के चुनाव में इन्होंने भाग लेना शुरू किया था। अब चुनाव किस दिन होने? मान के चलिए कि चुनाव होने थे 10 मार्च को, ठीक है? तो चुनाव होने के 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद हो जाना चाहिए। भाई जो भी आपने अपना नाम लिखवाया था चुनाव में, भाई हम भाग लेंगे, तो भाई आप हाथ जोड़ के तो सबको कहोगे ना, देवी जी, माता जी, भाई जी, आपका भाई, तो वोट दो। तो वोट जिस दिन होगी उसके 48 घंटे पहले आपका चुनाव प्रचार बंद हो जाए। यस और नो? यस सर। तो 10 मार्च को अगर चुनाव है तो उसका मतलब है कि 8 मार्च को शाम के 5 बजे आपका इलेक्शन कैंपेन बंद हो जाएगा बेटा। क्लियर यहां तक की कहानी? जी सर, क्लियर यहां तक की कहानी। 9 मार्च जो होगा, मतलब इस बीच में जो सर जो एक दिन है, वो एक दिन क्यों दिया गया? मतलब उस दिन चुनाव ये प्रचार क्यों नहीं हो सकता? बेटा आपका दिमाग खाया है पिछले 2-3 हफ्ते में इन पॉलिटिकल पार्टीज ने कि भाई हमें वोट दो, हमें वोट दो। तो 9 तारीख को आप है ना सोच समझ सको कि किसे वोट देना है, किसे वोट नहीं देना है। तो ये 9 तारीख जो एक दिन दिया गया ना, ये जनता को सोचने समझने के लिए दिया जाता है। और फिर 10 मार्च को चुनाव होने वाले हैं। चुनाव होंगे तो आप चप्पल पहन करके बाहर निकलेंगे कि जाओ मैं तो जा रहा हूं वोट देने के लिए। तो जहां आप वोट देने गए, आपके घर से वोटिंग का जो स्थान होगा वो 2 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। आपका जो चुनाव क्षेत्र है, यानी मत देने का जो क्षेत्र, मतदान क्षेत्र, वो आपके घर से 2 किलोमीटर के दायरे में ही होने चाहिए, कंपलसरी है। और ऐसा किया है परिसीमन आयोग के द्वारा। अब सर जो मतदान क्षेत्र होते हैं, जो चुनाव क्षेत्र होते हैं, आप समझिएगा, चुनाव क्षेत्र देखो, मेरे घर से मतदान क्षेत्र है 2 किलोमीटर के दायरे में, लेकिन चुनाव क्षेत्र का मतलब होता है एक डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से हो सकता है। जैसे कि हिसार के अंदर बहुत सारे हिसार के अंदर बहुत सारे गांव मिलकर के एक चुनाव क्षेत्र बनते हो। तो ऐसे में जब मैं चुनाव क्षेत्र पे बात करूंगा तो जनसंख्या के आधार पे चुनाव क्षेत्र और क्षेत्र के यानी क्षेत्रफल के हिसाब से चुनाव क्षेत्र में मैंने बांट दिया। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा चुनाव क्षेत्र है आंध्र प्रदेश का मलकाजगिरी, लगभग 30 लाख वोटर है यहाँ पे। लेकिन सबसे छोटा है लक्षद्वीप, लगभग 50,000 के आसपास लोग हैं यहाँ पे। लेकिन सर क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है लद्दाख और सबसे छोटा है चांदनी चौक। चुनाव क्षेत्र जनसंख्या के हिसाब से बड़ा छोटा, क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा छोटा। बढ़ो आगे। अब जब आप वोट देने जाओगे तो सामने वाला आपका इलेक्शन आईडी कार्ड देखेगा, उसमें एक नंबर होगा। अपने पास जो उसके पास कॉपी होती है, उस कॉपी के अंदर है ना आपके उस डाटा को देखेगा। डाटा को देखने के बाद है ना वो टिक लगाएगा, हाँ भाई ये कैंडिडेट सही है। फिर वो क्या करेगा, उसके बाद एक स्याही होगी, वो स्याही आपके उंगलियों पे लगा देगा। तो जो सर स्याही होती है वो सिल्वर नाइट्रेट की होती है, मतलब उसमें सिल्वर नाइट्रेट होता है केमिकल। और इस केमिकल की खासियत ये होती है कि अगर आपके स्किन पे वो लग गई तो स्किन और नाखून, इस नाखून पे अगर वो लग गया, क्योंकि वो ऐसे लगाया जाता है कि थोड़ा स्किन पे हो और थोड़ा नाखून पे हो,
तो स्किन वाला तो हो सकता है 10-15 मिनट में, 10-15 दिन में चला जाए, लेकिन जो नाखून वाला होता है वो कंसेप्ट ये होता है कि नाखून के बढ़ने के साथ ही वो खत्म होता है, आगे आगे नाखून बढ़ता जाएगा, वो जो निशान है वो भी उसके साथ आगे बढ़ेगा और खत्म हो जाएगा। ठीक है। भारत में सर ये जो ये शाइन है ये एक जगह बनती है जिसे कहते हैं मैसूर वार्निशिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। सिर्फ एक ही जगह बनती है, मैसूर वार्निशिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। फिर सर आप आगे बढ़ेंगे, आपके सामने एक मशीन होगी जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इस ईवीएम मशीन का जो सबसे पहले यूज हुआ वो 1982 में सर केरल के उपचुनाव में हुआ था। उसमें कुछ खामियां थी, उसको ठीक किया गया, और फिर सर लगभग 16 साल बाद 1998 के गोवा विधानसभा के आम चुनाव में प्रथम बार इस्तेमाल हुआ, इसका फर्स्ट यूज हुआ। और सर 2004 से लोकसभा के आम चुनाव में इसका इस्तेमाल होना शुरू हुआ और आज तक हो रहा है। लेकिन सर बीजेपी जब 2014 के बाद धड़ाधड़ भारत में जीतने लग गई, जहां भी चुनाव होता वहां बीजेपी जीत जाती, तो मार्केट में फिर ये सगुफा आने लग गया कि जरूर बीजेपी गड़बड़ कर रही है, क्योंकि जो ईवीएम मशीनें हैं ये सारी गुजरात में बनती हैं और गुजरात से ही हमारे मोटा भाई आए हुए हैं, तो जरूर कोई करप्शन वगैरह के चांसेस होंगे यहाँ पे। तो हो हल्ला बहुत मचा, सुप्रीम कोर्ट में भी केस आया। सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल पूछा इलेक्शन कमीशन से कि साहब एक बात बताओ, कोई वोट देता है, अब उसमें तो आवाज आ जाती बीप की, लेकिन वोटर को कैसे पता चलेगा कि उसने जिसको वोट दिया है वो वोट उसी को गया है? पहले तो क्या होता है कि वोट देने के लिए बटन दबाता, बीप की आवाज आती, कहानी खत्म। लेकिन वोटर को पता कैसे चलेगा कि इस यही जिसको मैंने वोट दिया है ये वोट उसी को गया है? क्योंकि है तो ये बेसिकली एक डिवाइस और ये चलता सॉफ्टवेयर से है, सॉफ्टवेयर को बदला जा सकता है, सॉफ्टवेयर के अंदर की छेड़खानी हो सकती है। हाँ सर बिल्कुल हो सकती है। तो काम करो, इसके साथ कुछ ऐसी चीज जोड़ो जिससे जनता को पता चले कि जिसने उसको वोट दिया है वो सही वोट पड़ा है। तो फिर उसके बाद 2013 में 2013 में नागालैंड के अंदर चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव, और इस उपचुनाव के अंदर एक मशीन यूज की गई है यहाँ पे नागालैंड में, नॉक्सेन नाम की जगह में। उस मशीन का नाम है वीवीपैट, यानी वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। इसका मतलब ये है कि आपने जैसे बटन दबाया आपके सामने एक छोटा सा डिवाइस होगा, तो उस डिवाइस के अंदर आपने बटन दबा, मान के चलो कि बीजेपी को, तो उस मशीन के अंदर एक पेपर निकल के आएगा। पेपर को देखो, आप देख सकते हो उस पेपर को देखना, पेपर में आपका कैंडिडेट का नाम होगा, इलेक्शन सिंबल होगा, क्या आपने इसी को वोट डाला है, आपको कि हाँ जी मैंने इसी को वोट डाला। बस वो 2-4 सेकंड के अंदर वो कागज जो है, वो मशीन जिसमें निकली वो कागज ऑटोमेटिकली अपने पास रख लेगी। मतलब आप उस कागज को ले नहीं सकते क्योंकि मशीन सील होती है, आप बस शीशा होगा, शीशे में देख सकते हो हाँ यार ये मैंने इसी को वोट डाला, तो सही वोट गया, कोई नहीं। अब ये कागज वापस उस मशीन ने अपने पास रख लिया, अब आपका वोट हो गया, निकल लो। इसका मतलब वोटर ने वेरीफाई कर दिया पेपर को देख करके कि मैंने जिसको वोट डाला है वो सही डाला है, पढ़ो आगे, हो गया। इस तरह से सारे वोट पड़ जाएंगे, पड़ गए। और सारे वोट पड़ गए सर, शाम के 5 बजे 6 बजे जितने बजे भी चुनाव बंद हो, खत्म हो, सारी मशीन पैक करके पहुंचा दिए जाएंगे किसके पास, जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है। तो मान के चलिए कि इलेक्शन का जो परिणाम है वो देना है किस दिन, आज तारीख होगी अपनी, मान के चलो 25 मार्च को परिणाम देना है, तो 25 मार्च को क्या होगा, इस ईवीएम मशीन को एक जगह ले आएंगे और ईवीएम मशीन को सील बंद किया गया था, वो सील यहीं खुलेगी सबके सामने, सारे पॉलिटिशियंस के सामने कि देखो भैया तुम्हारे सामने ही मैंने सील बंद किया था, मोहर लगाई थी सरकारी, तुम्हारे सामने इसे खोल रहा। खोलने के बाद है ना वोटों की गिनती शुरू, वोटों की गिनती होते ही कोई तो जीत गया, कोई हार गया, और कोई ऐसा है जिसकी जमानत राशि जब्त हो गई। टोटल वोट का 1/6 से कम वोट अगर मिले तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। तो ऐसे में सर हमसे एक सवाल पूछा गया कि बेटा एक बात बताओ, किसी भी चुनाव क्षेत्र में किसी की जीतने हारने और किसी के जमानत राशि जब्त होने की घोषणा कौन करता है?
तो आंसर करना है आपको रिटर्निंग ऑफिसर। किसी की जीतने हारने और जमानत राशि की घोषणा उस चुनाव क्षेत्र का जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो करता है। अब समझो, अब आप ये इन जो हार गया, मान के चलो एक कैंडिडेट ऐसा है जो हार गया, उसे लगता है कुछ गड़बड़ी हुई है, मेरे तो जीतने के चांसेस थे, मुझे लगता है इस मशीन ने कोई दिक्कत की है। अब ये अपील करेगा कि ना मेरे को दिक्कत है, मैं अपील कर रहा हूं। हो सकता है ये जब अपील करे कि भाई कुछ गड़बड़ी हुई है, मुझे लगता है मशीन में दिक्कत है, तो याद कीजिए वो छोटी मशीन है जिसमें हमने कागज देखा था, अब उस कागज की गिनती होगी, समझिएगा। अब उस कागज को निकाला जाएगा और आप कागज को गिनती करेंगे। अगर किसी का ऑब्जेक्शन आया तो, ताकि ये इंश्योर हो सके कि डाटा से तुम सेटिस्फाई नहीं हुए, तो जो हमारे पास स्लिप है, जो रिसिप्ट है, उसकी स्टडी करके हम फिर गिनती निकाल सकें ये जीत गया ये हार गया। कहानी समझ में आई कि नहीं आई? तो इसलिए अब वो कागज आ रहा है, इसलिए वो पेपर आ रहा है। तो जीतने हारने की घोषणा होगी बेटा किसी के, तो यहां से हमारी जो चुनाव आयोग है वो भी खत्म हो गया। तो यहां तक किसी को किसी तरह की दिक्कत है तो बच्चा बताओ इस पॉइंट तक। इलेक्शन कमीशन हमने खत्म कर दिया। हम मिलेंगे कल अब नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक के साथ। कल हमारी पॉलिटिक्स खत्म हो रही है दोस्त, तो कल मिलिए दोपहर को 2-2:30 बजे के आसपास। सर राज्यसभा की बातें कर देते हैं कुछ लोग वोट्स के लिए। करने को तो डियर कोमल कुछ भी किया जा सकता है, बट होता है भारत की जनता बहुत समझदार है, समझो इस बात को। चलो, तो किसी का डाउट है तो बच्चा पूछिए, नहीं तो आज की कहानी को हम यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और नेक्स्ट सेशन आपकी पॉलिटी का लास्ट सेशन होने वाला है। कल हम ऑफिशियली आपकी पॉलिटी को कर देंगे खत्म। थोड़ा समय लंबा लगेगा, लगभग 1.5 घंटे के आसपास लगेगा, बट कल पॉलिटी खत्म हो जाएगी। चलिए, कोई डाउट नहीं है, बहुत ही बढ़िया। बाय बाय।